मैं आज सबसे पहले जितना इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है उस संबंध में बात कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जितना भी इंटर स्टेट मूवमेंट होता है वो आपसी राज्यों की सहमति से ही हो पाता है। तो हमारे पास जो रजिस्ट्रेशंस हैं, जितने लोग वापस उत्तराखंड आना चाहते हैं, लगभग 2,45,000 लोग ऐसे हैं जो वापस आना चाहते हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों को ऑलरेडी वापस उत्तराखंड ले आया गया है, चाहे वो बसेस हों, चाहे ट्रेन्स हों या प्राइवेट वाहनों की अनुमति हो। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो दिल्ली का है। दिल्ली से लगभग 55,000 लोग वापस उत्तराखंड आए हैं। यूपी और हरियाणा से लगभग 24,000 लोग वापस आए हैं, और पंजाब से और चंडीगढ़ से लगभग 9,000 लोग वापस उत्तराखंड आए हैं। अगर हम देखें जो ट्रेन्स हमारी चल रही हैं और जो फ्यूचर में हमारी ट्रेन्स का मूवमेंट है लोगों को वापस उत्तराखंड लाने के लिए, तो सबसे पहले आज हमारी त्रिवेंद्रम से ट्रेन चलकर हरिद्वार पहुंचेगी कल की दिनांक में। आज रात्रि 9 बजे त्रिवेंद्रम से चलेगी और कल पहुंचेगी हरिद्वार। उसके बाद चेन्नई से हरिद्वार की ट्रेन्स भी प्रपोज्ड हैं, और साथ ही साथ जो हमारी ट्रेन पश्चिम बंगाल गई थी यहाँ से लोगों को लेकर, उसकी वापसी भी प्रपोज्ड है। तो अगले हफ्ता 10 दिन तक हमारी चेन्नई से हरिद्वार की ट्रेन और वेस्ट बंगाल से हरिद्वार की ट्रेन्स के चलने की संभावना है, जिसमें कुछ लोग वापस आएंगे। इसी के साथ नेपाल द्वारा भी अवगत कराया गया है कि 29 और 30 तारीख को लगभग 600 लोग नेपाल से भारत बनबसा होते हुए आएंगे। तो 29 तारीख को जितने भारतीय आ रहे हैं नेपाल से, उनमें से लगभग 25 उत्तराखंड के निवासी हैं। ये हुआ इनबाउंड लोगों का मूवमेंट। जो आउटबाउंड है, जो लोग उत्तराखंड से बाहर अन्य राज्यों में जा रहे हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन लगभग 47,000 लोगों का है, जिसमें से 40,200 लोग आज दिनांक तक उत्तराखंड से अन्य राज्य वापस चले गए हैं। इसमें सबसे अधिक नंबर फिर यूपी का है, लगभग 17,000 लोग, और बिहार को लगभग 10,000 लोग चले गए हैं। वैसे ही जम्मू और दिल्ली में लगभग 2,500 लोग वापस गए हैं। जो हमारा प्लान्ड मूवमेंट है ट्रेन्स का, जो लोगों को लेकर जाएंगी वापस अन्य राज्य, तो अभी फ़िलहाल देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर से बिहार राज्य की ट्रेन्स के लिए अनुमति मांगी गई है, और इस संबंध में वार्ता चल रही है। जैसे ही अनुमति प्राप्त हो जाती है, बिहार के लिए मूवमेंट ट्रेन्स का हो जाएगा। अगर हम इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट देखें तो लगभग 1,10,000 लोगों ने विभिन्न जनपदों में हमारे राज्य में मूवमेंट किया है, और जो इंडियंस या जो उत्तराखंड के निवासी बाहर फॉरेन में रह रहे थे, वो जितने वापस आए हैं आज दिनांक तक, लगभग 200 लोग वापस आ गए हैं, जिसमें से 3 ने दिल्ली में अपना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का पीरियड पूरा कर लिया है और वो वापस उत्तराखंड आ गए हैं, और 197 लोग अभी भी दिल्ली में विभिन्न सेंटर्स में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हैं। मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगी कि 25 मई से, क्योंकि हमारी देहरादून एयरपोर्ट से भी फ़्लाइट्स चलनी प्रस्तावित हैं, लगभग 7 फ्लाइट्स 25 मई से चलेंगी, जिसमें 1/3 कैपेसिटी रखने का प्रावधान किया गया है। इसमें यह ज़रूरी होगा कि जितनी SOP, चाहे सिविल एविएशन द्वारा दी गई है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा दी गई है, या गाइडलाइन स्टेट गवर्नमेंट की होंगी, उनको पूरी तरह से उनका पालन करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अगर फ़्लाइट से जा रहे हैं, तो आपका अगर वेब चेक इन या टेली चेक इन नहीं है, तो आप एयरपोर्ट पे मत जाइए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको फ़्लाइट्स में ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। तो ज़रूरी है पहले से ही वेब चेक इन, टेली चेक इन कर लें। दूसरा, आने जाने के लिए अगर आप गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो बाकायदा सिर्फ फ़्लाइट की टिकट से काम नहीं चलेगा, आपको गाड़ी के लिए परमिट भी लेना होगा। तो एयरपोर्ट्स, हमारा जो देहरादून एयरपोर्ट है, वहाँ पर 2 तरह की सर्विसेज चलती हैं। एक प्रीपेड टैक्सीज़ हैं, दूसरा कार रेंटल सर्विसेज हैं, जिनके ऊपर एयरपोर्ट का स्टिकर लगा होता है। उन गाड़ियों को चलने की अनुमति ज़िला प्रशासन द्वारा अगले 1-2 दिन में दे दी जाएगी, तो उन गाड़ियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा मूवमेंट का था। इसके साथ साथ मैं रिलीफ कैंप्स का बताना चाहूँगी। अब हमारे प्रदेश में लगभग 40 रिलीफ कैंप्स चल रहे हैं। 40 रिलीफ कैंप्स में लगभग 550 लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, और आज दिनांक तक सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने लगभग 39 लाख लोगों का कुक्ड फूड और ड्राई राशन जो है वो उपलब्ध कराया है। जो प्रवासी लोग जो लाए जा रहे हैं
देखिए, अभी ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। आप जब बुकिंग करते हैं बोर्डिंग पास के लिए, आप काउंटर्स पे जाते हैं एयरपोर्ट पे, तो बोर्डिंग पास आप पहले से ही वेब चेक इन करके अपना एक बोर्डिंग पास इलेक्ट्रॉनिक अपने पास रख सकते हैं। तो वो वेब चेक इन है, जिससे कि आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो काउंटर्स पर आपको फिजिकली जाकर अपनी आईडी दिखाकर बोर्डिंग पास ना लेना पड़े, एक्सचेंज ऑफ पेपर मिनिमल हो, इसलिए ये वेब चेक इन का प्रावधान किया गया है। एयरपोर्ट से जो टैक्सी आएगी, प्रीपेड टैक्सी, उसका कोई टैरिफ आपने तय किया है? अभी इस संबंध में वार्ता, आज मीटिंग हुई है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और प्रशासन की, परंतु टैरिफ फिक्सेशन से संबंधित हमारे पास लिखित में कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही होगा उस संबंध में मीडिया को अवगत कराया जाएगा। जो प्रदेश के बॉर्डर है वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, एक तो उनकी शिफ्टिंग नहीं हो रही है, जो पुलिसकर्मी आ रहा है वो पूरे 24 घंटे तैनात हो रहा है, क्वारंटीन उनको नहीं किया जा रहा है, पीपीई किट उनके पास नहीं है, तो एसओपी का हम कहाँ फॉलो करें? देखिए, जितना पुलिस ड्यूटी कर रही है ये पहले से क्लियर है। इनकी ड्यूटी रोटेशन वाइज है। रोटेशन मतलब घंटों का रोटेशन नहीं, रोटेशन मतलब आदमी का। तो अगर हमारी पुलिस की ड्यूटीज़ लगी हैं, कुछ दिन के बाद या कुछ 1-2 दिन के पश्चात रोटेशन वाइज दूसरी ड्यूटीज़ आती हैं। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी पुलिस कर्मियों के लिए एक प्रॉपर एसओपी भेजी गई है, उसका अनुपालन सब जगह करवाया जा रहा है। कोशिश यही है कि हमारा कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हो। तीसरा, पीपीई की जहां ज़रूरत होती है, क्लियर गाइडलाइंस हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से मिली हैं कि प्रत्येक ड्यूटी पॉइंट पर या प्रत्येक व्यक्ति अगर कोई भी ड्यूटी कर रहा है वो पीपीई पहन के ड्यूटी नहीं करेगा। पीपीई पहनने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कब कब आपको वो पीपीई का प्रयोग करना है, इस संबंध में जो गाइडलाइंस मिली हैं उसी का अनुपालन पुलिस विभाग द्वारा भी किया जा रहा है। आशावादी चेकपोस्ट को उदाहरण के तौर पे देखें तो हजारों लोग रोजाना आ रहे हैं, पुलिसकर्मी गाड़ी भी रोक रहा है, लाइन भी लगवा रहा है, उन टीमों के बीच में भी है, सैंपल हमने आज तक उनके लिए नहीं है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो लोग संक्रमण में है या नहीं है? देखिए, हम लोग, ऐसा नहीं है कि पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी एक प्राथमिकता है। तो सभी थाना अध्यक्षों को, सभी चौकी प्रभारियों को ये क्लियर निर्देश हैं कि अपना बचाव करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए, मास्क पहनते हुए अपनी ड्यूटी करें, जिससे कि सब स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। क्या चीज़? 4 बजे तक जैसे बाजार खुले हुए हैं, यातायात खुला हुआ है, 4 बजे लॉकडाउन होता है, तो 4 बजे तक भी अपनी गाड़ी नहीं आ सकता एयरपोर्ट? देखिए, 4 बजे तक भी अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, आपकी पर्सनल व्हीकल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और की व्हीकल मंगवा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट टैक्सी है, तो फिर ये ज़रूरी है कि उसके पास कोई ना कोई परमिट हो। टेली चेक इन का ये रहेगा, एग्जैक्टली आप फ़ोन करेंगे एयरपोर्ट पे, आप कॉल करेंगे, कॉल करके आप अपनी जो भी फ्लाइट में आपकी सीट है उसकी बुकिंग करवा लेंगे। तो जैसे आप वेब चेक इन करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, टेली चेकिंग आप फ़ोन करके करेंगे तो एयरपोर्ट का स्टाफ जो होगा वो आपको इसमें सहायता प्रदान करेगा। डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट होगी मंडे से, जिसमें जो लोग आएंगे यहाँ पे, उनकी यहाँ की बात आप इंस्टीट्यूशनल कोर्ट क्वारंटाइन करें या होम क्वारंटाइन? देखिए, अगर हमारी जो नियम, जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उसमें ऐसा है कि अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, उत्तराखंड से आप दिल्ली गए, दिल्ली में आपकी मीटिंग थी, आप वापस आ गए, ऐसी स्थिति में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। ये आज ही हमें मिनिस्ट्री की ओर से निर्देश प्राप्त हुए हैं। लेकिन हाँ, थर्मल स्कैनिंग, आप अपना ध्यान रखें, ये जो सुरक्षा के जितने भी रूल्स हैं वो आपको खुद को फॉलो करने होंगे। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, जो इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है, उसमें भी ये प्रयास किया जा रहा है कि जो सेंडिंग स्टेट है जहाँ से आप आ रहे हैं, आप वहाँ पर प्रॉपर एक हेल्थ चेकअप करवाएं, हेल्थ सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर आएं और यहाँ पर वो आप हेल्थ सर्टिफिकेट दिखा सकें। अगर आप हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं तो फिर जो भी हेल्थ टीम या हेल्थ का कंट्रोल रूम या एक हेल्पलाइन डेस्क बनी होगी एयरपोर्ट पर, उनके एक्सपर्ट्स जो भी निर्णय लेंगे वही निर्णय हम सब पर मान्य होगा। अभी जो सवाल पूछा गया था उसका सही आंसर नहीं आ पाया। आप जैसे कोई भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं
उनमें से एक भी व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो उनकी फैमिली मेंबर्स के सबके सैंपल लिया जाता है, उनको किया जाता है। तो जो पुलिस वालों ने रोक करके चेक किया है उनको, उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने भी उनका हेल्थ चेकअप किया, क्या उन लोगों का सैंपल लिया गया, ये पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। अब इसका जवाब तो मैं यही दूंगी कि या तो पुलिस वाले जो चेक कर रहे हैं और हेल्थ कर्मी चेक कर रहे हैं वो 10 फीट लंबा एक रॉड ले लें और उसी से चेकिंग करें, वो संभव नहीं है। संभव ये है कि हमें पास जाना होगा, हमें कार्य करना है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हमें जो जो हमारे दायित्व हैं हम उसका अनुपालन करें। हम मास्क पहने, हम कोशिश करें कि हमारे पास ग्लव्स हैं, हम किसी चीज़ को छुए नहीं। अगर हम फिर भी पेपर्स को छूते हैं तो उसके बाद हम अपने हाथों को तुरंत सैनिटाइज कर लें। जो ग्लव्स और मास्क हैं हम उनको प्रॉपर येलो बिन्स या जो भी डिस्पोजल की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार उसको डिस्पोज करें। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए हमें कार्य करना है, सभी विभागों को मिलकर कार्य करना है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। हम पूरा ध्यान अपने कर्मियों का रखें।